Welcome, sir. Good evening, sir. विवेक जी, Yes, sir. फुटबॉल क्या सिखाती है? Sir, team spirit. टीम स्पिरिट। Yes, sir. और टीम स्पिरिट एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हेल्प करेगा? सर, टीम स्पिरिट एडमिनिस्ट्रेशन में सर काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि एक हायरार्की होती है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अगर आप सबको साथ लेके नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन जो आप करना चाहते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा सर। काफ़ी डिफिकल्ट। यस सर। वेरी गुड। ठीक है। तो ये हिरार्की की बात की जाती है। यस सर। एंड हिरार्की का मतलब क्या होता है ना कि डिफरेंस कर देना, किसी को ऊपर किसी को नीचे बताना। तो आपको ये ऐसा नहीं लगता है कि जो एक पीपल है, कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो लिबर्टी है, उस लिबर्टी के ऊपर एक तरीके का ये कॉन्स्टेंट होता है हिरार्की? सर नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हायरार्की बेसिकली सर इसीलिए होती है ताकि ये डिसिप्लिन बना रहे। क्योंकि सर अगर हायरार्की नहीं होगी और सबको सबको अगर बराबर दे दिया जाएगा कि सब लोग एक ही काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें डिस्प्यूट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे सर। कहीं ना कहीं क्लैशेस होंगे, ईगोज़ के क्लैश हो सकते हैं, या फिर सर रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्लैश हो सकते हैं। तो वो क्लैशेस की वजह से आप सही से काम करने में डिफ़िकल्टी आएगी सर, मुझे ऐसा लगता है सर। कई सारे आपने थ्योरी सुना होगा जो कि इक्वलिटी की बात करता है। जी सर। कौन सी थ्योरी है जो काफ़ी ज़्यादा इक्वलिटी की बात करता है? सोशलिस्ट थ्योरी सुना है आपने? यस सर। हाँ, यस सर। तो फिर आपके अकॉर्डिंग तो फिर वो नहीं होना चाहिए। नहीं सर, वो वैसे तो इक्वलिटी है, बस प्रोफेशन वाइज जो रोल हैं वो डिवाइडेड हैं सर। रोल डिवाइड। यस सर। अच्छी बात है। ठीक है विवेक जी, और मुझे आप बताएं कि आपका फेवरेट फुटबॉलर कौन है? सर मुझे लियोनेल मेसी पसंद है सर। क्यों? क्या उनका क्या एट्रीब्यूट है जो आपको आकर्षित करता है? सर एक तो फुटबॉलिंग स्किल्स उनकी काफ़ी अच्छी हैं, उसके अलावा सर जो एज अ पर्सन जो वो हैं काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सर वो मतलब कि कोई ऐसा शो ऑफ नहीं है, मतलब इतने टॉप लेवल के प्लेयर होने के बावजूद भी उनके पास कोई ऐसा शो ऑफ जैसी चीज़ नहीं है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी आकर्षित करती है सर। सिंप्लिसिटी। यस सर। काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करती है। ठीक है। तो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या रहा है? सर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सर। अच्छा, ट्रिपल ई आपने पढ़ा। एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी? यस सर। ऐसा क्यों? सर बेसिकली जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी सर 2016 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। तो उसके बाद प्रिपरेशन जब स्टार्ट करी तो मैंने सिलेबस देखा सर क्या है यूपीएससी का सिलेबस है। तो सिलेबस में मैंने पाया कि ज्योग्राफी अगर मैं लेता हूँ तो उसका रोल काफ़ी मुझे ज़्यादा हेल्प कर सकता है सर, वो प्रीलिम्स में भी और बाकी जीएस के सब्जेक्ट्स में, और इंटरेस्टिंग भी था वो उसका सिलेबस। तो इस वजह से मैंने ज्योग्राफी चूज़ कर लिया सर। इलेक्ट्रिकल तो है सब्जेक्ट के रूप नहीं में? सर, है इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन सर उसमें ये था कि उसका जो स्कोप है सर वो ऑप्शनल तक सीमित था सर। और बाकी जो ये सब्जेक्ट्स हैं उनका स्कोप सर जीएस में भी रोल है, प्रीलिम्स में भी रोल है। उसके अलावा सर जो एसए में भी कहीं ना कहीं उनका रोल है सर। अच्छा, ज्योग्राफी का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल रहेगा? सर ज्योग्राफी का एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी हद तक रोल है सर। उसका एक रीज़न है कि जो उसका अगर आप सिलेबस देखें तो सिलेबस में जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हम लोग एक तो नेचुरल ज्योग्राफी की बात करते हैं, कहीं पर भी आप कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसमें जो भी नेचुरल टोपोग्राफी होती है उस रीजन की, उसके हिसाब से ही स्कीम आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी सेक्टर्स हैं जैसे इकोनॉमी हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब कहीं ना कहीं ज्योग्राफी की जो थ्योरीज़ हैं उससे उनमें अगर आप यूज़ करके अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्कीम्स हैं वो ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं सर। अच्छा, मान लीजिए कि आप कहीं के ना एसडीएम बना दिए गए, आप अभी पास कर जाते हैं इस परीक्षा में, ठीक है, तो और कोई एक गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है, यस सर। तो आप क्या क्या करेंगे और कैसे? आपने जो भी चीज़ें बताई हैं उसको मुझे पॉइंट वाइज बताएं। सर उसको इम्प्लीमेंट सबसे पहले तो एग्जाम्पल के साथ। सर जैसे स्मार्ट सिटी मिशन है सर। ठीक है। तो अगर हम स्मार्ट सिटी मिशन को देखते हैं तो जैसे जहाँ पर भी जिस शहर, पहले तो हम लोग को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा शहर जो है जहाँ पर स्मार्ट सिटी मिशन हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो उसको जल्दी से एक्सेप्ट करेगा या फिर उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बिहार की बात करें तो हम लोग स्मार्ट सिटी के लिए वो शहर चूज़ करेंगे जहाँ पर अगर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज़्यादा हों। तो उसके लिए जैसे अगर हम पटना को ले लेते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें
तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ये देख जो हमारा माइग्रेशन है कौन से शहर में ज़्यादा हो रहा है ये देखेंगे हम लोग। फिर माइग्रेशन के बाद ये देखेंगे कि उस शहर की जो टोपोग्राफी है वो किस तरह की, सॉइल कैसा है वहाँ का, या फिर ये देखेंगे कि वहाँ का जो रिवर सिस्टम है और या फिर जो वहाँ पर जो अर्बन सेटलमेंट है वो किस तरह से ग्रो किया है। तो उस हिसाब से हम लोग जब उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे सकती है सर। बहुत अच्छी बात है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के बारे में सुना है आपने? ये सर पीएम फसल बीमा योजना सर। हाँ, फसल बीमा योजना क्या है? सर उसमें ये है कि रबी और खरीफ क्रॉप्स जो सीज़न होते हैं और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, उनके लिए अलग अलग इंश्योरेंस रेट्स पर जो उनके क्रॉप्स हैं उसको इंश्योर किया जाता है। और सब्सिडाइज्ड इंश्योरेंस रेट होते हैं किसानों के लिए 2%, 3% और 5% सर। तो वहाँ पर जो कंफर्म है 2%, 3% और 5%? ये सर 5% फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड सर 3% फॉर रबी क्रॉप्स एंड 2% फॉर खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, आगे बढ़ें। सर तो इस तरह से उनको इंश्योर किया जाता है ताकि जो कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ आते हैं, उनके फसल को कोई नुकसान होता है, कोई दिक्कत आती है, तो वो उसका जो क्रॉप है वो उसकी वजह से जो किसानों की जो आय में दिक्कत आई है वो कहीं ना कहीं उसको वो भरपाई हो सके सर। बहुत अच्छी बात है। पराली तो जानते होंगे? यस सर, स्टबल बर्निंग सर। ये क्या होता है और क्यों न्यूज़ में रहता है इतना ज़्यादा? सर उसका स्टबल बर्निंग मेनली सर ये होता है कि जब एक क्रॉप का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो किसान उसको काटने की बजाय जल्दी से जल्दी उसको अपने ग्राउंड को क्लियर करने के लिए, नया क्रॉप को लगाने के लिए, ये उनके पास सबसे आसान, सस्ता और बेस्ट मेथड है। तो उसको वो लोग जला देते हैं। जो नीचे का जो डंडी होती है छोटी सी जो रह जाती है, जो कटती नहीं है, वो उसको जला देते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो उसमें से पर्टिकुलेट मैटर होता है वो एटमॉस्फेयर में जाता है और जब वो एयर के साथ दूर दराज तक फैल जाता है तो कहीं ना कहीं वो एयर को पॉल्यूट करता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हो जाता है और पॉल्यूशन लेवल्स काफ़ी हाई हो जाते हैं। और ख़ासकर जब ये पंजाब में और हरियाणा में ज़्यादा होता है तो वहाँ से जब ये पर्टिकुलर मैटर जब एयर में मिक्स होके जब ये दिल्ली साइड में आ जाता है सर दिवाली के टाइम पे, तो कहीं ना कहीं दिवाली का और उसका मिक्सचर हो जाता है, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल्स दिल्ली और एनसीआर में बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं सर। ओके विवेक, अभी आपने एक टर्म यूज़ किया AQI। यस सर। कुछ और बताएंगे मुझे AQI के बारे में, ये क्या है? सर एयर क्वालिटी इंडेक्स सर एक पैरामीटर सेट करता है कि वहाँ पर 4-5 रेंजेस हैं कि इस रेंज उससे ये पता चलता है हमें कि हमारी जो एयर क्वालिटी है उसमें पर्टिकुलेट मैटर का कंटेंट कितना है। तो उसके बेसिस में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारा एयर क्वालिटी है वो गुड है, बैड है, कि बहुत सीवियर कंडीशन में है। और उसके अलग अलग कलर्स हैं, उससे डिनोट करते हैं, और लेवल्स हैं, उस लेवल से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि जो एयर क्वालिटी है वो किस तरह की है। कब आया ये स्कीम? सर इसका आइडिया नहीं मुझे। ओके, और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस पूरे AQI स्कीम को मॉनिटर करता है? ऑर्गेनाइजेशन का भी नहीं पता सर। कितने पॉल्यूटेंट्स इन्वॉल्व हैं AQI स्कीम में? सर PM 2.5 है सर, PM 10 है सर, ओजोन है, और उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड और मुझे आइडिया नहीं सर। मैं नंबर जानना चाह रहा था, टोटल कितने हैं? सर टोटल मुझे आइडिया नहीं है सर। और डिफरेंट कैटेगरीज कितनी हैं जिनमें इनके लेवल्स को रखा जाता है? सर मैं गैस कर सकता हूँ सर, 5 कैटेगरीज हैं शायद। 5 कैटेगरीज? यस सर। तो अगर किसी मान लेते हैं पटना का जो भी AQI इंडेक्स है, यस सर। वो अबव 200 Yes, शो sir. कर रहा है, अबव 200 बिलो 300 शो कर रहा है, जी सर। तो इसका क्या मतलब है? सर ये बैड क्वालिटी उसमें वैसे अलग अलग लेवल्स हैं, जैसे 0 to 50 है सर, उसके बाद 50 to 100 एंड देन 100 to 200, 200 to 400 एंड अबव दैट, तो ऑलमोस्ट बैड क्वालिटी है सर। ज़्यादा सीवियर नहीं है, सीवियर तो 400 के ऊपर चला जाएगा, और लेकिन सर बैड क्वालिटी है सर। बैड, ओके, ठीक है। एलन मस्क यस सर। कौन है? सर एक एंटरप्रेन्योर हैं सर वो, और वो काफ़ी अभी रिसेंटली वो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए थे। वो उनकी 2 कंपनीज़ हैं, अब काफ़ी कंपनीज़ हैं, लेकिन सर मेनली जो कंपनीज़ हैं टेस्ला और जो SpaceX, तो उससे वो स्पेस से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं
उससे रिलेटेड है, और जो उनकी टेस्ला कंपनी है उसमें वो इलेक्ट्रिकल कार्स से रिलेटेड कार्स बनाते हैं सर वो। और उसके अलावा भी उन्होंने पहले भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए थे, लेकिन अभी फॉर प्रेजेंट एग्जांपल सर पेपाल जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके अलावा और स्पेसएक्स मिशन ने रिसेंटली कुछ रिमार्केबल किया है। हाँ यस सर, क्या किया? स्पेस एक्स मिशन ने सर जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको, जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर वो स्पेस एक्स कैप्सूल जो है वो उनको लेके गया था। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि एक प्राइवेट कंपनी, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, नॉर्मली हमेशा ही ऐसा होता है कि नासा या फिर इसरो तो नहीं, लेकिन नासा जो है, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं वो एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ले जाती हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि प्राइवेट कंपनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ले गई थी उनको। कितने एस्ट्रोनॉट्स गए थे उसमें? और सर एग्जैक्टली आइडिया नहीं है सर, लेकिन शायद तीन गए थे सर। और वो किस कंट्री के एस्ट्रोनॉट्स हैं? 3 सर रशिया और यूएसए के मेनली थे, और बाकी तो मुझे पता नहीं है सर। रशिया और यूएस के नहीं थे। ओके, मुझे कुछ वर्ल्ड की बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज के नाम बताएं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज, सर नहीं पता मुझे। नहीं, नो सर। एलजी कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। हाँ सर, एलजी, सैमसंग, देन अगर और बात करें एप्पल, ये सब मोबाइल से रिलेटेड है। तो वी कैन से इट एज इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज और नॉट? हाँ यस सर, वी कैन से इट। ओके, सैमसंग कंपनी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में आ रहा था, क्यों? हाँ सर, एक तो उनके जो बॉस हैं उनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे हुए हैं। अभी रिसेंटली तो वो जेल में गए, तो ये इसलिए न्यूज़ में था। उससे पहले अभी सर एक इंडेक्स निकला था कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल हाईएस्ट है, तो उसमें भी सैमसंग टॉप पे था सर। ओके, तो इस 2 वजह से सर न्यूज़ में था। सैमसंग की जो करप्शन वाला एंगल था उसमें कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? कुछ और हुआ है अभी? और सर अभी आइडिया नहीं है सर। ओके, ग्रेजुएशन इसी से आपने करा है? नहीं सर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सर। इलेक्ट्रिकल सर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सर उसमें मेनली इलेक्ट्रिकल ही होता है, बस इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा कंपोनेंट होता है। कम्युनिकेशन नहीं? कम्युनिकेशन का कुछ नहीं है सर। ओके, फिर भी आप डिफरेंस होता हो डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल। ओके सर डिजिटल सिग्नल जो होता है वो बेसिकली 0-1 के टर्म्स में होता है, और एनालॉग सिग्नल होता है वो कंटिन्यूस होता है सर। ओके, आपका नाम विवेक यादव है। यस सर। स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बताइए। स्वामी विवेकानंद सर इंडिया के बहुत बड़े एक लीडर थे, और रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वो उनके गुरु थे, और उसकी उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के से प्रेरणा लेके उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी सर विवेकानंद जी ने। और उसके बाद 1893 में जो उन्होंने शिकागो कन्वेंशन में जो स्पीच दी थी, जिसमें वो उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बताया था, और उन्होंने जो वर्ल्ड यूनिटी की बात करी थी या फिर ग्लोबल सिटीजन की बात करी थी, वो स्पीच उनकी काफ़ी फेमस हुई थी, और एज अ पर्सन भी वो काफ़ी महान व्यक्ति थे सर। उनके जन्म दिवस को किस रूप में भी मनाया जाता है? सर उनके जन्म दिवस को, सर मैं गैस करूं सर नेशनल यूथ डे के टर्म्स में मनाया जाता है। यूथ डे उनके जन्म दिवस को क्यों मनाया जाता है? सर क्योंकि एक तो ये है कि उन्होंने काफ़ी कम उम्र में काफ़ी बड़ी अचीवमेंट पा ली थी, और दूसरी चीज़ है कि 39 की उम्र में तो उनकी डेथ हो गई थी। उससे पहले ही उन्होंने उन्होंने जो पा लिया, और एज अ यूथ के तौर पे जो जितना उन्होंने जो प्रेरणादायी हैं वो, और जो उन्होंने डायरेक्शन दिया है, जिस पे अगर यूथ चलता है तो हमारे देश का और काफ़ी हमारा जो कंट्री है वो भी काफ़ी यंग कंट्री है, और अगर उनके डायरेक्शन पे हम लोग चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने देश को ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। तो इस वजह से आप बिहार के बहुत कुछ डायलेक्ट्स के नाम बताइए। सर भोजपुरी, उसके अलावा सर मैथिली, अंगिका, और भी बस इतना ही याद है सर। ओके, और बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली डायलेक्ट कौन सी है? सर भोजपुरी। श्योर? सर श्योर नहीं हूँ सर। ओके, नेपाल और भारत के संबंधों में किन कारणों से अभी कुछ
इरिटेंट्स आ गए हैं। ओके सर। सर अगर रिसेंटली बात करें तो ये अभी नॉर्मली जब आर्टिकल 370 लागू हुआ था उसके बाद सर इंडिया ने एक नया मैप, यूनियन टेरिटरी बन गया था तो उसकी वजह से नया मैप जारी किया था इंडिया ने। तो उसमें लिपुलेख और लिम्पू दरिया का जो एरिया था उसको इंडिया ने अपने में दिखाया था। तो नेपाल ने यहाँ पर प्रोटेस्ट कर दिया था कि जो 1816 की जो संगरौली ट्रीटी थी उसमें वो एरिया उनके पास था। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि वो लैंड डिस्प्यूट का कॉन्फ्लिक्ट है। उसके अलावा नेपाल नॉर्मली ये एलिज करता है कि इंडिया उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करता है, उनके कहीं ना कहीं उनकी गवर्नमेंट। और उससे पहले जो मदेशी करके जो साउथ नेपाल का रीजन है जहाँ पर नेपाल ऐसा एलिगेशन लगाता है कि आर्टिफिशियल ब्लॉकेज इंडिया की वजह से हो गया था वहाँ पर। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से। और सर अभी जो बिहार में फ्लड्स आते हैं जो कोसी रिवर की वजह से, वो कहीं ना कहीं नेपाल से ही आती है। तो वो भी एक इशू बन जाता है जब नॉर्मली फ्लड्स होते हैं और नेपाल जब वाटर रिलीज़ कर देता है तो वो भी एक इशू बन जाता है सर। और अभी रिसेंटली बिहार में कुछ समय पहले पुलिस, नेपाल पुलिस और बिहार के कुछ 1-2 लोगों को शायद उनके एनकाउंटर हो गया था, मतलब उनकी डेथ हो गई थी, बिहार पुलिस उसमें इन्वॉल्व थी। तो ये भी एक इशू बन गया था सर। बिहार नेपाल सीमा की रक्षा कौन सी पैरामिलिट्री पुलिस करती है? सर ITBP। श्योर हो? सर गैस है सर। ओके, सीमा सुरक्षा बल ओके सर। SSB करती है, ओके। सशस्त्र सीमा बल। ओके सर। बिहार में एक क्षेत्र है जो भी जैसे काला पानी, लिम्पू दियारा और लिपुलेख है, यस उसी सर। की तरह उसे भी नेपाल अपने देश का हिस्सा बताता है। उस जगह का नाम आपको पता है? नहीं सर। उसका नाम है सुस्ता। सुस्ता। गंडक के किनारे। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर।